हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 85, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं विस्पंद। तो स्टूडेंट्स, अब तक की अगर अपन बात करें तो अपन ने डिस्कस किया है व्यतिकरण, इसके बाद में अपन ने अपरगामी तरंगें डिस्कस कर ली। अपरगामी तरंगों में सबसे पहले दो दंड आधारों के मध्य तने हुए तार के अंदर अपरगामी तरंगें अपन ने डिस्कस की। इसके बाद ऑर्गन पाइप अपन ने डिस्कस किया, जिसके अंदर सीओपी ओओपी अपन ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में अपन ने जो अनुनाद नली यानी रेजोनेंस ट्यूब है वो अपन ने डिस्कस की। तो चलिए इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विस्पंद। तो क्या होता है देखिएगा। विस्पंद को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बीट्स। तो बात सुनना भी, ये भी एक प्रकार का अध्यारोपण होता है। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के अध्यारोपण होते हैं, 3 प्रकार के अपन पढ़ते हैं। लिसा जो क्या करती हैं अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रकार का अध्यारोपण अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो विस्पंद के लिए भी आपको कितनी तरंगें चाहिए? 2 तरंगें। तो 2 या अधिक तरंगें होनी चाहिए, और सारी की सारी तरंगों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब इनका आयाम की अगर अपन बात करें तो आयाम समान या लगभग समान चलेगा। आवर्ती की बात करें तो आवर्ती होनी चाहिए इनकी लगभग समान, आवर्ती होनी चाहिए इनकी लगभग समान। यही इंपॉर्टेंट है भाई, विस्पंद के लिए सबसे जरूरी शर्त यही है, ठीक है। आवर्ती लगभग समान होनी चाहिए। एक की आवर्ती 400 हर्ट्ज है, दूसरी की आवर्ती 405 हर्ट्ज है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो क्या होती है भी? समान होती है, ठीक है ना। अब आवर्ती यहां पे लगभग समान है, तो इन दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो नियत नहीं है। कलांतर नियत नहीं यानी कलांतर और समय के सापेक्ष परिवर्ती है। तो कलांतर क्या हो जाएगा भी? समय के सापेक्ष परिवर्ती। तो कभी तो दोनों तरंगें समान कला में आ जाएगी और कभी दोनों तरंगें विपरीत कला में आ जाएगी, यानी कलांतर दोनों की वजह इसमें समय पर डिपेंड कर रहा है। तो कभी कलांतर 0 होगा, कभी कितना होगा पाई, कभी 2 पाई, कभी 3 पाई, कभी 4 पाई, कभी 5 पाई। तो कभी तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति बनेगी और कभी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनेगी। तो जब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में आपको अधिकतम तीव्रता की ध्वनि सुनाई देती है, और जब विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में न्यूनतम तीव्रता की ध्वनि सुनाई देती है। यानी अलग अलग समय पर, या मतलब एक ही बिंदु पर अगर मैं खड़े होकर के देखता हूं तो अलग अलग समय पर जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है वो बदलती रहती है भी। तो कलांतर परिवर्ती होता है। तो कभी तो दोनों तरंगें जब समान कला में, तो इस स्थिति में संपोषी अध्यारोपण क्या होता है? संपोषी अध्यारोपण होता है, और संपोषी अध्यारोपण होता है इस स्थिति में तीव्रता अधिकतम, और कभी दोनों तरंगें क्या होती है भी? विपरीत कला में। तो ये होता है आपके पास विनाशी अध्यारोपण। तो इस स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, आई मिनिमम, ठीक है भाई। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही स्थान पर जो तीव्रता है उसमें नियमित रूप से उतार चढ़ाव आता है। एक ही स्थान पर तीव्रता में नियमित उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विस्पंद बोलते हैं। देखो व्यतिकरण में क्या होता है? व्यतिकरण में किसी एक जगह पर अगर आप खड़े होगे तो वहां पर इंटेंसिटी अगर अधिकतम है तो हमेशा अधिकतम रहेगी, न्यूनतम है तो वहां पर हमेशा न्यूनतम रहेगी। यानी वहां पर जो तीव्रता है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है।
अगर आप स्थिति परिवर्तित करते हैं, आप दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो जगह बदलते ही कलांतर बदल जाएगा, पथांतर बदल जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। तो वहां पर तो इंटेंसिटी है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, एक जगह पर तो हमेशा कांस्टेंट होती है। बट यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो एक जगह अगर आप खड़े होकर देखोगे ना, तो कभी तो वहां पर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होगी, कभी आपको इंटेंसिटी मिनिमम प्राप्त होगी। यानी तीव्रता में नियमित रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये बात होगी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो तीव्रता कभी तो होती है मैक्सिमम, थोड़ी देर बाद में तीव्रता वापस हो जाएगी मिनिमम, फिर तीव्रता वापस क्या हो जाएगी आपके पास है मैक्सिमम, फिर तीव्रता वापस क्या हो जाएगी मिनिमम। तो तीव्रता के मैक्सिमम से मिनिमम होकर के वापस मैक्सिमम होने की ये जो घटना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक विस्पंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक विस्पंद बोलते हैं। तो बात सुनना भी, तीव्रता के मैक्सिमम से मिनिमम होकर के वापस मैक्सिमम होने को एक विस्पंद बोलते हैं, या मिनिमम से मैक्सिमम होकर के वापस मिनिमम होने को अपन क्या बोलते हैं? एक विस्पंद बोलते हैं। तो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो घटना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? विस्पंद बोलते हैं। और देखो ध्यान से, एक विस्पंद का जो समय है ये तो कहलाता है अभी विस्पंद काल, और एक सेकंड में निर्मित विस्पंदों की संख्या है, यह कहलाती विस्पंद आवृत्ति। और विस्पंद आवृत्ति एन बी बराबर कितना होता है? 1/20 विस्पंद काल 1/टी TB। ये तो अपन जानते हैं आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्त काल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखना ध्यान से, देखो मान के इसके का दो तरंग है, y1 बराबर कितना देखा आपके पास है? A1 साइन ओमेगा 1t, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा 2t। तो ये आपके पास है A1 साइन 2 पाई N1 इंटू टी, A2 साइन 2 पाई N2 इंटू टी। पहले की कला कितने देगी? 2 पाई N1 टी, और दूसरी की कला कितने देगी आपके पास में? 2 पाई N2 इंटू टी। तो दोनों के बीच में यहां पर अपन कलांतर की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में कलांतर, कलांतर कितना देगा आपके पास है? 5 बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई N1 माइनस क्या देगा आपके पास? N2 इंटू टी। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? 2 पाई डेल्टा एन इंटू टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई डेल्टा एन इंटू टी। डेल्टा एन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां पर जो कलांतर है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो कलांतर है ना, 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास? टी हो जाएगा। टी बराबर 0 पर दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना है? 0। थोड़ी देर बाद में जो कलांतर है वो कितना देगा आपके पास? बताओ। थोड़ी देर बाद में कलांतर कितना हो जाएगा? पाई, फिर कितना हो जाएगा? 2 पाई, फिर कितना हो जाएगा? 3 पाई। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पे तो आपको मिलेगा संपोषी अध्यारोपण, इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनने को मिलेगी। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पर आपको देखने को मिलेगा विनाशी अध्यारोपण, इंटेंसिटी आपको मिनिमम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो अपन देख सकते हैं ध्यान से, जब 5 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? 0, कितना हो जाएगा आपके पास है? 2 पाई, आपके पास है 4 पाई डॉट डॉट डॉट। तो 5 को अपन क्या पुट करते हैं अभी? 0, तो टी भी कितना देगा आपके पास है? टी बराबर भी 0। 5 को पुट कर दो 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो टी बराबर कितना देगा? 1 बटे डेल्टा एन, या कितना देगा आपके पास है? 2 बटे डेल्टा एन। तो अगर अपन इन समयों पर बात करते हैं तो इन समयों पर कलांतर इतना हो जाएगा, और कलांतर अगर इतना हो जाएगा तो संपोषी अध्यारोपण होगा। तो अपन बोलेंगे संपोषी अध्यारोपण,
और तीव्रता आपको प्राप्त होगी क्या, मैक्सिमम। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो फाई बराबर कितना देगा, पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट डॉट, तो टी बराबर कितना देगा आपके पास, टी बराबर फाइव बराबर कितना पुट कर देंगे अपन, देते से फाइव बराबर ये रहा, पाई पुट कर दो तो टी बराबर कितना देगा 1/2 डेल्टा एन, थ्री बटे टू डेल्टा एन, 5/2 डेल्टा एन, यह आ जाएगा अभी। तो समय के ये जो मान है, इन मानों पर आपको प्राप्त होता है विनाशी अध्यारोपण, और यहां पर आपको इंटेंसिटी है वो क्या प्राप्त होती है भाई, मिनिमम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मिनिमम। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले टी बराबर 0 आएगा, फिर 1/2 डेल्टा एन आएगा, फिर 1/डेल्टा एन आएगा, फिर 3/2 डेल्टा एन आएगा, फिर 2/डेल्टा एन आएगा, फिर 5/2 डेल्टा एन आएगा। तो एक बार इंटेंसिटी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, इंटेंसिटी में इस प्रकार से फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है अभी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपने ये तो देख लिया कि विस्फंद में किस प्रकार से आवर्ती में समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब आपने देखा था कि जैसे टाइम t बराबर कितना आपके पास है 0, t बराबर कितना होता है आपके पास 1/डेल्टा एन, और t बराबर कितना होता है आपके पास 2/डेल्टा एन, 3/डेल्टा एन। इन पर आपको क्या प्राप्त होता है अभी, इन पर आपको प्राप्त होता है मैक्सिमा, ठीक है ना। तो पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है इसको अपन क्या बोलते हैं, टीबी, विस्फंद काल। तो टीबी बराबर कितना होगा आपके पास 1/डेल्टा एन माइनस 0, तो ये आपके पास 1/डेल्टा एन बराबर कितना होता है आपके पास n1 डिफरेंस n2। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं विस्फंद आवर्ती की nb, तो nb बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा एन, और डेल्टा एन बराबर क्या होता है n1 माइनस क्या होता है n2 होता है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, विस्फंद आवर्ती दोनों आवर्तियों के अंतर के बराबर होती है, दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है उनके डिफरेंस के बराबर होती है भी। जैसे मान के चलिएगा एक तरंग की आवृत्ति कितनी है भी 400, और एक तरंग की आवृत्ति कितनी 405, तो दोनों आवर्तियों का अंतर कितना हो गया 5 हर्ट्ज। तो विस्फंद आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपके पास है 5 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब मैक्सिमा से मैक्सिमा ये जो परिवर्तन है वो 1 सेकंड में 5 बार आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी, यानी 1 सेकंड में आपको 5 मैक्सिमा सुनने को मिलेंगे, ओके, यानी 5 विस्फंद आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसको ही अपन बोल सकते हैं विस्फंद आवर्ती। और विस्फंद काल कितना हो जाएगा 1/5, यानी 0.2 सेकंड, यानी दो क्रमागत मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 0.2 सेकंड हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये चीज होगी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, देखो विस्फंद आवर्ती का ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब आवर्तियों का जो अंतर है ना वही आपके पास में विस्फंद आवर्ती होती है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर भी आपके पास आई मैक्सिमम अपॉन क्या होता है आपके पास आई मिनिमम बराबर ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। तो विस्फंद की जो थ्योरी है वो थ्योरी तो आपकी यहीं पे फिनिश होती है। अब क्वेश्चन से अपन एक साथ करेंगे। एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ा देता हूँ, सूर्यतर द्विभुज। जब अपन ने अनुनाद नली पढ़ी थी, रेजोनेंस ट्यूब पढ़ी थी, तो उसके पास में अपन एक सूर्यतर बनाया था, एक ट्यूनिंग फोर्क बनाया था, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सूर्यतर द्विभुज, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। तो ये क्या करता है भी, ये निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। यह निश्चित आवृत्ति की
ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। इसकी बनावट कैसी होती है ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर दो भुजाएं होती है, दो भुजाएं होती है। इसका थोड़ा 3D डायग्राम बना देते हैं। ऐसा होता है अभी। अब ये तो इसकी भुजाएं होगी, और ये इसका हैंडल हो गया। हैंडल बोले तो हत्था। भुजा की जो मोटाई है वो कितनी आपके पास है, मतलब टी, और इस भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास है, एल है। ये जो आपके पास है धातु है, इस धातु का यंग प्रत्यास्थता गुणा कितना देगा, वाई। इसका घनत्व कितना देगा आपके पास है, रो। अब ये क्या होता है आपके पास है, कोई भी एक रबर पेड़ होता है। रबर पेड़ क्या होता है, कुछ ही नहीं, रबर का मतलब पेड़ होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसका जो रबर होता है काफी कड़क होता है। अब अपन क्या करते हैं, इसको हैंडल को यहां से पकड़ते हैं, रबर पेड़ को दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक भुजा को अपन क्या करते हैं, इस रबर पेड़ पर इस प्रकार से यू मारते हैं। यू मारते हैं तो इसकी भुजाओं के अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से ये निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। भी जिस आवृत्ति से इसकी भुजाएं वाइब्रेशन करती है उसी आवृत्ति से ये ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो आवृत्ति है ना, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है, टी बटे क्या देगा, एल स्क्वायर अंडर रूट का वाई बटे ये रो हो गया। भुजाओं की मोटाई ज्यादा तो आवृत्ति ज्यादा, भुजाओं की लंबाई ज्यादा तो आवृत्ति कम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा तो आवृत्ति ज्यादा, घनत्व ज्यादा तो आवृत्ति कम। एक चीज और बता देता हूं, अगर इसकी कोई भी भुजा है पर कोई भी आपने मोम या अशुद्धि लगा दी जाए तो इसकी जो आवृत्ति एन है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और यदि इसकी कोई भी भुजा है वो घिस दी जाए तो इस स्थिति में इसकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि सुरित्र द्विभुज की किसी भी भुजा पर आपने कोई भी मोम या कोई भी इंप्योरिटी अशुद्धि लगा दी तो इस स्थिति में इसकी आवृत्ति घट जाएगी, और यदि आपने इसकी भुजा को घिस दिया तो इस स्थिति में इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो इन बातों को नोट करें। आपका जो बीट्स है, जो विस्पंद है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी फिनिश हो गया है। फिर उसके बाद में अपन अपरगामी तरंगों पे और बीट्स पे, इन दोनों पर अपन एक साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है ना बच्चों, करें इनको नोट। तो चलिए बच्चों देवदान से अब तक अपन ने जो अपरगामी तरंगे है वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में अपन ने विस्पंद है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए। पहला क्वेश्चन क्या करे, आपके पास 66 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। इस तार के नीचे 2 सेतु कहाँ रखे जाएं ताकि तीनों भागों की जो मूल आवृत्तियों का अनुपात है वो आपको 1:2:3 प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो कोई भी जैसे आपके पास में तना हुआ तार होता है, इस तने हुए तार की मूल आवृत्ति क्या होती है, मूल आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आपके पास में देवदान से n बराबर 1/12, इसके बाद √T/μ होता है। ठीक है ना। तो पूरे तार में जो तनाव है वो एक समान होगा और तार का जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व है वो एक समान होगा। ठीक है ना। और इसके बाद में आपके पास जो n है वो n क्या हो जाएगा आपके पास, l की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहां से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो l है वो भी n की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं l व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, n के। तो यहां से आपके पास लंबाइयों का अनुपात हो जाएगा L1, L2 और L3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 1/N1 अनुपात 1/N2 अनुपात 1/N3।
बराबर 1/1, 1/2 और 1/3। तो यहां से अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो 6:3:2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में सिंपल रेशियो आ गया, अभी सरल अनुपात आ गया। तो आपके पास में जो सरल अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। तो ये किसका अनुपात है भाई, ये लंबाइयों का अनुपात है, L1 L2 L3 का अनुपात है। अब आपको क्या करना है भाई, 66 सेंटीमीटर, इसको 6:3:2 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं L1 बराबर, तो L1 बराबर, L1 का अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है 6 बटे कुल अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास है 11 इंटू लंबाई कितना देगा आपके पास है 66। तो कितना बन जाएगा आपके पास है 66/11 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 36 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं L2 की लंबाई निकालते हैं, L2 बराबर, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में से 3/11 इंटू कितना देगा आपके पास है 66, 6 इंटू 3 कितना देगा 18 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से L3 बराबर कितना देगा बताओ 2/11 इंटू कितना देगा 66, तो 6 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो तार के जो तीनों सेगमेंट है उनकी लंबाई हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई तार है, तो इस तार के जो 3 सेगमेंट है, मतलब ये तार हो गया, इस तार की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 66 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं अभी, पहला तो कितना देगा आपके पास है 36, ठीक है ना। तो 36 मतलब यहाँ पे अपन पहला ब्रिज रख देंगे, पहला सेतु अपन यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है 36 पर। और दूसरा जो सेतु वो कहाँ पे रखेंगे बताओ, 36 के आगे 18 पे। तो 36 और 18 कितना होता है बताओ, ये तो आपके पास है 54 पे, कितना होता है 54। तो 54 पे मतलब यहाँ पे रख देंगे अपन, यहाँ पे रख देंगे अपन, ये बात होगी नहीं। तो ये तो कितना देगा 36, ये कितना देगा आपके पास 18 और ये कितना देगा आपके पास है 12। तो इस प्रकार से आपका जो तार है वो 3 भागों में बढ़ जाता है अभी, ठीक है। तो पहला सेतु है फर्स्ट, वो तो अपन कहाँ पे रखेंगे बताओ 36 सेंटीमीटर पे। और दूसरा जो सेतु है वो कहाँ पे रखेंगे 36 + 18 बराबर कितना देगा आपके पास है 54 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक सीओपी जिसकी मूलावर्ती कितनी n है, को लंबाई के लंब 2 समान भागों में काट दिया जाता है, तो दोनों भागों की मूलावर्तियां कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास कोई भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, सीओपी है, और इस सीओपी की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास l है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, लंबाई के लंब 2 भागों में काट देंगे इस प्रकार से। तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो पहला भाग जो से ये, और दूसरा जो भाग है वो ये हो गया। तो इस भाग की जो लंबाई है वो भी कितने देगी आपके पास L/2, और इस भाग की जो लंबाई है वो भी कितने देगी आपके पास L/2 देगी। इसकी आवृत्ति कितना देगी n, ये आपके पास क्या बन गया OP, तो NO बोल दो, और ये आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसको अपन बोलेंगे NC, यानी COP बन गया अभी। तो यहाँ पर इसकी जो मूलावर्ती है वो कितनी दे रखी है आपको बताओ, n दे रखी है, तो अपन बोलेंगे n बराबर कितना होता है V/4L होता है। अभी मूलावर्ती कितनी होती है V/4L। तो यहाँ से आपके पास V/L, यहाँ से जो V/L है इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन 4n लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4n। तो यहाँ पर ये आपके पास है जो ओपन ऑर्गन पाइप बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी L/2, इसकी मूलावर्ती आपको याद करनी है। तो अपन लिख देंगे NO बराबर, ये आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। ओपन ऑर्गन पाइप की मूलावर्ती कितनी होती है बताओ V/12। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर V/2, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L/2 देगी, कितनी हो जाएगी L/2। तो यहाँ पर 2 से अपन 2 को काट देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा V/L, और यहाँ पर आपके पास जो V/L है इसको अपन क्या लिख देंगे 4n लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4n। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, अभी निकाल देते हैं NC, निकाल देते हैं NC। तो NC बराबर कितना देगा बताओ V/4L 4, और लंबाई कितना देगी इसकी L/2 देगी। तो यहाँ पर आपके पास है 4/2 कितना देगा 2, तो इसको अपन बोलेंगे V/2L, तो V/2L। तो यहाँ पर आपके पास है जो V/L है वो कितना देगा 4n, तो 4n/2 देगा।
तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 2n बन जाएगा। तो 4n और ये आपके पास है 2n। बात समझ में आ गई ना ये चीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देवदान से, एक ओपी को वी वेग से पानी में डुबोया जाता है, ठीक है ना। ओपन ऑर्गन पाइप है और इसको अपन क्या करते हैं वी वेग से पानी के अंदर डुबो रहे हैं। तो इसकी मूलावर्ती में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी जब वायु स्तंभ की लंबाई है वो एल है और ध्वनि का वेग यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है अभी सी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है और इसको अपन क्या करते हैं इस प्रकार से, पानी है ये पानी हो गया। इस पानी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं डुबो रहे हैं, कि यहां पर पानी हो गया और इस पानी के अंदर अपन इसको किस वेग से डुबो रहे हैं, वी वेग से डुबो रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास एल हो जाएगी। अब देखो बच्चों बोलने को तो इसको अपने ओपन ऑर्गन पाइप बोल दिया है, ठीक है ना, बट एक्चुअली इसका एक सिरा वो तो क्या भी खुला और एक सिरा क्या भी बंद है। यहाँ पे बंद किसने कर रखा है, पानी ने। तो इस स्थिति में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यानी सीओपी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो मूल आवर्ती है तो इस स्थिति में अपन क्या लिख सकते हैं, एन बराबर ये आपके पास हो जाएगा v बटे 4l। तो v की जगह अपन लिख देंगे c बटे 4l लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ध्वनि का वेग है वो कितना देर का है, अभी c देर का है, v नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब अपने को निकालना है dn बाई dt निकालना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, dn अपॉन क्या देगा आपके पास है dt बराबर। तो dn बाई dt बराबर कितना देगा बताओ, इसको अपन क्या बोल देंगे, देखो ये c बाई 4 है, ये तो 12 देगा, तो c बाई ये 4 और इसके बाद में क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से dl बाई dt है ना, तो क्या बोल देंगे अपन, ये d बाई dt और इसको अपन बोलेंगे 1 बाई एल बोल देंगे। तो बराबर यहां पर आपके पास है जो 1 बाई एल है, इस 1 बाई एल को ऊपर ले जाकर क्या बना देंगे, एल की पावर -1, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ध्यान से, माइनस का c बाई 4, ठीक है ना भाई, एल की पावर -1 है, इसका अपन अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एल की पावर -1, एल की पावर -1 का क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 1 आ गया जाएगा तो माइनस का, और एल की पावर -1 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2 बन जाएगा। तो माइनस का 1 बाई एल स्क्वायर बनना है अभी, ठीक है ना। तो माइनस का 1 बाई एल स्क्वायर बना देंगे, तो माइनस का c बाई 4 और इसके बाद में क्या देगा आपके पास एल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास है क्या बन जाएगा dl अपॉन dt, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देवदान से, c बाई ये आपके पास है 4 एल स्क्वायर, ये माइनस का है, और यहाँ पर आपके पास है जो dl बाई dt है, इस dl बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, v लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं v, सॉरी हाँ v लिख देंगे, क्यों, क्योंकि देवदान से dl बाई dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास v हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे माइनस का साइन ये बता रहा है कि समय के सापेक्ष जो लंबाई है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो माइनस का dl बाई dt को अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तो माइनस का dl बाई dt को अपन v लिख देंगे, तो माइनस का साइन तो यहाँ पे हटा दो और इसके बाद dl बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में से cv अपॉन 4l स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये तीनों बड़े शानदार क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में 3 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो अपरिगामी तरंगों पर आधारित है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे, एक सीओपी का द्वितीय अधिसूरक एक ओओपी की 9वीं सन्नादि के साथ समसूरित है। समसूरित होने का मतलब होता है कि दोनों की जो आवृत्ति है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो सीओपी तथा ओओपी की लंबाई का अनुपात आपको ज्ञात करना है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो सीओपी का द्वितीय अधिसूरक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीओपी। तो बताओ सीओपी की जो मूल आवृत्ति है वो कितनी होती है, v/4l होती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सीओपी है वो सबसे पहले क्या करता है अभी, सीओपी ये उत्पन्न करता है v/4l, उसके बाद है 3v/4l, फिर क्या उत्पन्न करता है 5v/4l, फिर 7v/4l, ऐसे उत्पन्न करता है। और अपन बात करते हैं ओओपी की बात करते हैं। तो ओओपी क्या करता है अभी v/2l, इसके बाद में क्या होता है अभी 2v/2l, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप होता है सम तथा विषम सभी सन्नादियां उत्पन्न करता है। 2v/2l, 3v/2l, 4v/2l। अब क्या कह रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन, यह कह रहा है कि सीओपी का द्वितीय अधिसूरक, तो ये तो सीओपी की मूल आवृत्ति होगी, ये प्रथम अधिसूरक है, अगर ये आपके पास द्वितीय अधिसूरक हो गया अभी।
एक ओपी की नौवीं सन्नादि के साथ में, नौवीं सन्नादि का मतलब क्या होता है अभी 9 गुना, तो नौवीं सन्नादि क्या हो जाएगी आपके पास में देवदान से डॉट 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 9v/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9v/12। तो नौवीं सन्नादि हो जाएगी आपके पास में डॉट 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 9v/ ये आपके पास में 12 हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में नौवीं सन्नादि होगी। तो यहाँ पे इन दोनों को आपको क्या करना है अभी बराबर करना है, तो चलो करते हैं। तो ये आपके पास में कितना देगा 5v अपॉन ये आपके पास में 4lc क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए बराबर कितना देगा आपके पास 9v अपॉन 2lo। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं v से अपन v को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये v से v को काट दिया अपन ने। इसके बाद में lc अपॉन lo कैलकुलेट करना है आपको, तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा भाई lc अपॉन क्या देगा lo। तो lc यानी इसको ऊपर ले जाएंगे अपॉन lo, तो ये 2 से अपन 2 को काट देंगे, तो ये तो गया, ये नीचे 2 बच गया, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा आपके पास 5/9 × 4 कितना देगा, ये आपके पास 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। तो देख लो सी, नहीं 4 कैसे बचेगा, ये 2 ही बचेगा ना, तो 18 हो जाएगा अभी। तो 5/18, ठीक है ना। तो LC अपॉन LO बराबर कितना देगा आपके पास में 5/9 × 2 कितना देगा 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा है तो अच्छा लिख देते हैं इसको अपन। L लंबाई की एक छड़ को इसके मध्य बिंदु पर दर्डित किया जाता है, इसकी आवृत्तियां ज्ञात करो भाई। ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास L लंबाई की कोई भी एक छड़ है और इसके बाद इसको आपने क्या कर दिया, मध्य बिंदु पर इस प्रकार से दर्डित कर दिया, ये मध्य बिंदु पर दर्डित कर दिया आपने, ठीक है ना। ये लो जी। अब दादा से इसका ये क्या देगा आपके पास खुला सिरा और ये भी क्या देगा इसके पास खुला सिरा, और यहां से आपने दर्डित कर दिया। तो आपको बताया कि खुले सिरे पर क्या बनता है एंटी नोड बनता है, और बंद सिरे पर क्या बनता है बच्चों नोड बनता है भी। मतलब ये इसके दोनों ओपन एंड है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे एंटी नोड, और बीच में से आपने क्या कर दिया इसको पाइवोटेड कर दिया, किलकित कर दिया, मतलब इसको फिक्स कर दिया आपने। तो यहाँ पे क्या बनेगा भी नोड बनेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वेव है इसका पैटर्न कैसा बन सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, इसके अंदर ऐसी वेव बन जाएगी भाई, ऐसी वेव, ये लो जी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई एंटी नोड, ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई नोड, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई एंटी नोड हो जाएगा। तार की जो लंबाई है वो कितनी देर की L देर की है। तो सबसे पहले जो ध्यान से एंटी नोड, एंटी नोड, तो एंटी नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस कितनी होती है λ/2 होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं λ/2 बराबर कितना देगा आपके पास L। तार की लंबाई कितनी भी L है, तो यहां से आपके पास है λ बराबर कितना देगा 12 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो आवृत्ति है n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में v/λ, तो v/ ये आपके पास में 12 हो गया, ठीक है ना। पहली आवृत्ति हो गई भी। इसके बाद में अगला सीन इसका देखते हैं अपन। देखो ध्यान से, ये आपके पास वही तार है, इस तार की लंबाई कितनी है भी L है। यहां से आपने क्या कर दिया इसको फिक्स कर दिया इस प्रकार से, है ना, ये आपने इसको फिक्स कर दिया। तो ऑब्वियसली जो खुले सिरे हैं उन पे तो क्या बनना है एंटी नोड बनना है, और जो बंद सिरे इस पे क्या बनेगा भी नोड बनेगा। मतलब बंद सिरा मतलब जो जिसको आपने फिक्स करके है, यानी बीच में क्या बनने वाला है नोड बनने वाला है। तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से, यहाँ पे तो एंटी नोड बनना ही बनना है खैर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा इस प्रकार से आपके पास में नोड, और फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर से आपको नोड बनाना ही बनाना है, और इसी प्रकार से ये एक लूप बना दिया, और खुले सिरे पर आपने वापस से क्या बना दिया भाई एंटी नोड बना दिया। तो ये आपके पास एंटी नोड, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये आपके पास एंटी नोड हो गया, और ये आपके पास क्या देगा भी एंटी नोड हो जाएगा। तो एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास 3 λ/2। तो अपन लिख देंगे 3 λ/2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास L हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में देखो बच्चों लैम्डा बराबर कितना देगा 2L/3। तो यहाँ से अपने पास जो n है, n को अपन क्या लिख सकते हैं v/λ, तो क्या बन जाएगा आपके पास 3v अपॉन ये आपके पास 12 हो गया अभी। तो देखो बच्चों इसकी जो मूल आवृत्ति है वो कितनी रहेगी आपके पास v/12, तो अगली आवृत्ति कितनी हो जाएगी 3v/12, यानी v/12 के बाद में अगली जस्ट आगे वाली जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगा आपके पास 3v/12।
तो ऑब्वियसली इसके बाद वाली आवर्ती कौन सी हो जाएगी, 5v/12 7v/12, यानी v/12 का विषम गुणज आपको प्राप्त होगा। यानी इस तार के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो आवर्तियां हैं वो v/12 का विषम गुणज होती है। तो यहां पर केवल और केवल विषम सन्नादियां ही उत्पन्न होती है, भी सम सन्नादियां उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो अच्छे से आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है दोनों से, दोनों सिरों पर कसा हुआ एक तार एक सूरित्र के साथ तृतीय सन्नादी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, तनाव में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए ताकि यही तार तृतीय अधिस्वरक उत्पन्न कर सके। तो पहले तो तीसरा अधिस्वरक उत्पन्न कर रहा था और अब इसके बाद से तीसरा अधिस्वरक अपने को उत्पन्न करवाना है। ठीक है ना, तीसरी सन्नादी और फिर उसके बाद तीसरा अधिस्वरक। ओके, तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि तार की जो मूल आवर्ती है वो तो n बराबर कितना होता है, 1/12 √T/μ होता है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यदि तार है वो p लूपों में कंपन कर रहा है, कितने लूपों में, p लूपों में, तो अपन जानते हैं कि n बराबर कितना होता है आपके पास PV/12, या इसको अपन लिख सकते हैं P/12 और v को अपन क्या लिख सकते हैं √T/μ। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे तार की लंबाई के बारे में कुछ बोला जा रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लंबाई को अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। यहाँ पे म्यू के बारे में कुछ बोला जा रहा है क्या, नहीं, तो उसको भी अपन कांस्टेंट कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों से ये कसा हुआ एक तार एक सूरित्र के साथ, एक सूरित्र यानी जो सूरित्र है ना वो आपको दिया गया है, तो उसकी आवर्ती n है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास है, फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में p√T, जो p√T है वो क्या हो जाएगा आपके पास है, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिख सकते हैं p² × T बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं दोनों से, ये लिख सकते हैं अपन p1² T1 बराबर p2² ये आपके पास है T2। तो सबसे पहले जो तार है वो तृतीय सन्नादी में कंपन कर रहा है। तृतीय सन्नादी का मतलब 3 लूपों में कंपन कर रहा है। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है, 9, तो इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है T1 बराबर। फिर उसके बाद दोनों से अगला क्या भी, तृतीय अधिस्वरक है। ठीक है ना, तृतीय अधिस्वरक, तो तीसरे अधिस्वरक का मतलब कौन सी सन्नादी होती है, चौथी सन्नादी होती है, क्योंकि आपको पता है कि सन्नादी अधिस्वरक से एक आगे चलती है। अगर अपन दोनों सिरों दो दृढ़ आधारों के मध्य कसे हुए तार की बात करते हैं तो यहाँ पे लूपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 इंटू क्या देगा आपके पास T2 देगा। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास है T2, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 9 T1 बटे ये आपके पास 16 हो गया। अब आपको तनाव में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है, डेल्टा T परसेंटेज बराबर क्या होता है भाई, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 बटे T1 इंटू 100 हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो T2 कितना देगा आपके पास बताओ, 9 T1 बटे 16 माइनस कितना देगा T1। ठीक है ना, और बटे क्या देगा आपके पास T1 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 बटे 16 माइनस क्या देगा आपके पास 1 बटे क्या देगा आपके पास 1 इंटू क्या देगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 9 बटे 16 में से 1 को अपन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा देवदान से, 9 माइनस 16 बटे 16, तो क्या बन जाएगा देखो 9 माइनस 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 7, तो माइनस का 700 बटा 16, तो अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस का 700 बटे 16 बराबर। करते हैं इसको अपन सोल्व, सही तो कर रहा हूं ना मैं, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपके पास है, माइनस का 7 बटे 16, 700 बटा 16 आ गया अभी। तो ध्यान से माइनस का तो आ जाएगा, माइनस का तो, और तो आंसर आ जाएगा आपके पास है माइनस का 43.7% आ जाएगा अभी। तो तनाव में आपको 43.7% की कमी करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में देखते हैं अपन फिर से 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक तरंग का समीकरण y1 बराबर 3 sin 400 πt, और दूसरा आपके पास है क्या भी, y2 इक्वल्स टू 4 sin 408 πt। तो 400 πt आपके पास है 408 πt हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये आपके पास है दो तरंगे, दोनों समान दिशा में संचरित हो रही है, विस्पंद उत्पन्न कर रही है। अपन यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों की जो आवृत्ति है वो क्या भी अलग अलग है। अब आपको बोला जा रहा है कि विस्पंद आवृत्ति एक तो आपको याद करना है, एक अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का आपको जो अनुपात है वो आपको याद करना है। भी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात का मतलब होता है कि भाई अपन जानते हैं कि विस्पंद के दौरान एक ही स्थान पर तीव्रता में समय के सापेक्ष उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस मिनिमम हो जाती है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम होती रहती है। तो मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की तीव्रताओं का आपको अनुपात है बताना है अभी। तो चलो देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। ये y1 बराबर कितना हो जाएगा 3 sin 400 पाई टी। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी ω1, और ये आपके पास ω2 देगा। तो अपन लिख सकते हैं कि ω1 बराबर कितना देगा आपके पास है 400 पाई। तो ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई n1। तो यहाँ से आपके पास n1 बराबर कितना देगा अभी 200 हर्ट्ज। और इसी प्रकार से ω2 बराबर कितना देगा आपके पास है 408 पाई बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई n2। तो यहाँ से आपके पास n2 बराबर कितना देगा बताओ 204, ये आपके पास हर्ट्ज हो जाएगा। अब यदि आपको विस्पंद आवृत्ति ज्ञात करनी है तो NB, तो NB बराबर कितना देगा दोनों आवृत्तियों का अंतर। तो अंतर कैसे कर देंगे 204 माइनस कितना देगा आपके पास 200। तो 204 माइनस 200 बराबर कितना देगा आपके पास 4 विस्पंद प्रति सेकेंड, या इसको अपन 4 हर्ट्ज भी बोल देंगे। यानी इंटेंसिटी है उसके अंदर, मतलब आपको इस स्थिति में 1 सेकंड में 4 विस्पंद सुनने को मिलेंगे भी। यानी इंटेंसिटी का मैक्सिमम से मिनिमम होकर के वापस मैक्सिमम हो जाना, ये घटना आपको 1 सेकंड में 4 बार देखने को मिलेगी भी, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं अपन ध्यान से, आई मैक्सिमम अपना आई मिनिमम। तो अपन जानते हैं कि आई मैक्सिमम अपॉन क्या होता है आपके पास ए आई मिनिमम बराबर क्या होता है ए मैक्सिमम अपॉन क्या होता है आपके पास ए मिनिमम, इसका होल स्क्वायर। तो ए मैक्सिमम बराबर क्या होता है आपके पास a1 प्लस a2, और ये आपके पास है क्या होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है कितना देगा 4 प्लस 3, और बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 4 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। 7 बटे 1 तो 49 बटे 1, यही आपका आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। एक सुरित्र एक सोनोमीटर तार की 1 मीटर तथा 1.05 मीटर लंबाई के साथ 5 विस्पंद उत्पन्न करता है भी। सुरित्र की आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है भी। समझ में आ गई ना बात है। अब देवदासी क्वेश्चन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक सुरित्र है, इस सुरित्र की आवृत्ति वो फिक्स होती है, कोई भी आवृत्ति ले लो, मान के चलेगा कितनी हो जाएगी आपके पास है n। ये आपके पास है सुरित्र है, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपके पास n हो जाएगी। अब ये क्या करता है भी, तार की जब लंबाई 1 मीटर है तब इसके साथ में 5 विस्पंद उत्पन्न करता है, और तार की जब लंबाई है वो कितनी है भी 1.05 मीटर है तो भी इसके साथ में 5 विस्पंद उत्पन्न करता है। विस्पंद आवृत्ति है वो आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो इसकी आवृत्ति अगर अपन ने n मान ली तो या तो उस तार की आवृत्ति n-5 होगी और या क्या होगी n+5 होगी, तभी इस n के साथ में उसका डिफरेंस है वो 5 हो सकता है, तभी आपको 5 विस्पंद आपको प्रति सेकंड प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि आपके पास है जो n है, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास l होता है, ठीक है ना। यानी यहां से अपन ये बता सकते हैं कि लंबाई अगर क्या होगी भी ज्यादा तो इस स्थिति में आवृत्ति क्या हो जाएगी बताओ कम होगी। तो एक तो आपके पास ये तार है और एक आपके पास ये तार है। तो इस तार की लंबाई कितनी देगी आपके पास 1.00 मीटर, और यहाँ पे इस तार की जो लंबाई है वो कितना देगी आपके पास 1.05 मीटर हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो इस तार की लंबाई कम है तो इसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी आवृत्ति अगर n है ना तो इसकी आवृत्ति को अपन क्या लिख सकते हैं n+5, और इसकी आवृत्ति अगर n है ना तो इसकी आवृत्ति क्या देगी आपके पास n-5 हो जाएगी भी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लंबाई ज्यादा तो इस कारण से आवृत्ति क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द l हो गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि n1 बटे क्या हो जाएगा आपके पास n2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास l2 बटे l1, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी हो जाएगी आपके पास n+5, और n2 कितना हो जाएगा आपके पास n-5 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो कितने देगा आपके पास मतलब 1.00 यानी 1 बोल दो, और ये कितना देगा आपके पास 1.05 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको अपन क्या करते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास देखिएगा 1 को तो n+5, तो
n प्लस 5 बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 1.05 n। तो 1.05 ये आपके पास n हो गया 1.05 n, और माइनस कितना देगा आपके पास बताओ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 5.25 हो जाएगा ना, 5 पॉइंट इसको अपन बोल देंगे 25। सही बात है भाई। तो चलो करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं भाई, इसको इधर की तरफ ले आते हैं और इसको इधर की तरफ ले आते हैं। तो 1.05 n में से n को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 0.05 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास n बराबर 5 प्लस 5.25 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 10.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं n बराबर, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10.25 बट्टे 0.05, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.05। तो अब सुनो ध्यान से, 2 जीरो इसमें आगे शिफ्ट कर दो, 2 जीरो इसमें आगे शिफ्ट कर दो, तो 1025 बटे 5 आ गया। ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास 205 आ गया। इसको अपन लिख सकते हैं 200, ये आपके पास है 5 हर्ट्ज। ठीक है ना। ये देख लो भाई। तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। चलो इसको भी अपन इंपोर्टेंट टिक कर देते हैं। ओके, अब यहां पे n बराबर कितना देगा 205 आ गया। तो अगर इसकी आवृत्ति है वो अपने को निकालनी है तो वो कितना देगी आपके पास बताओ 210 हर्ट्ज, और इसकी आवृत्ति अगर निकालनी है तो वो कितना देगी आपके पास है 200 हर्ट्ज हो जाएगी। इसकी कितना देगी आपके पास है 205 आ जाएगी। ठीक है ना। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 हर्ट्ज आवृत्ति का एक सुरित्र एक अन्य अज्ञात सुरित्र के साथ में 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि ज्ञात सुरित्र को थोड़ा सा घिस दिया जाए तो भी ये 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। तो अज्ञात सुरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान से देखना, देखो नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका समझाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बट एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन सारी की सारी बात समझेंगे भी। देखो 250 हर्ट्ज आवृत्ति का एक सुरित्र है, तो इसको अपन बोलते हैं ज्ञात, क्योंकि इसकी आवृत्ति अपने को मालूम है, तो इसको अपन बोलेंगे ज्ञात। ये अपन ने सुरित्र बना दिया और इसकी आवृत्ति कितना देगी 250 हर्ट्ज। अब अज्ञात है वो इसके साथ में 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। या तो अज्ञात है वो इससे 5 कम हो सकता है, और या ऑब्वियसली 5 ज्यादा हो सकता है, तभी 5 का डिफरेंस हो सकता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं अज्ञात। तो ये अज्ञात हो गया, और यहां पर भी एक अज्ञात अपन बना देंगे। अज्ञात के अपने को 2 बनाने, तो या तो 5 कम, तो या तो कितना देगा आपके पास है 245 हर्ट्ज, और या कितना देगा आपके पास है 255 हर्ट्ज। अब क्या बोला जा रहा है ध्यान से, अब ये बोला जा रहा है कि आपने ज्ञात सुरित्र को थोड़ा सा घिस दिया, और मैंने आपको बताया था कि यदि अपन किसी भी सुरित्र को घिसते हैं तो इस स्थिति में इसकी आवृत्ति बढ़ती है। सबसे पहली बात है कि ज्ञात सुरित्र को थोड़ा सा घिस दिया, तो जिसके साथ में चेंज कर रहे हो उस पर अंगुली रख दो। ज्ञात के साथ में इसको घिस रहे हो, घिसने पर इसकी आवृत्ति बढ़ती है, तो तीर है वो आगे की तरफ ले जाओ भाई। ठीक है ना। तीर आगे की तरफ ले जाओ। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से तीर है वो आगे की तरफ ले जाते हैं, आगे की तरफ लेके। ठीक है ना। अगर आपको इसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि ज्ञात सुरित्र पर मोम लगा दिया तो तीर पीछे की तरफ ले जाते। अगर ऐसे बोल दे कि अज्ञात को घिस दिया तो इसको भी आगे ले जाते, उसको भी आगे ले जाते। अगर ऐसे बोल दे कि अज्ञात पर मोम लगा दिया तो इसको भी पीछे लाते और उसको भी पीछे लाते। ठीक है ना। जो अपने को बोला जा रहा है वही अपने को करना है भाई। अब ये बोला जा रहा है कि तो भी आपको 5 विस्पंद उत्पन्न प्राप्त होते हैं भाई। तो सुनना ध्यान से देखना, देखो 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो अगर आपने एक बार मान लिया कि अज्ञात सुरित्र इसकी आवृत्ति कितनी है 245 है, तो अगर ओबियसली 245 है, ये 250 है, इसको घिसोगे तो 51 है, 251, 252, 253, 254, 255 होता जाएगा। तो इसके साथ में इसका जो अंतर है ना वो 5 से 6, 7, 8, 9, 10, यानी जो विस्पंदों की संख्या वो लगातार बढ़ती जाएगी भी। ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपका ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो फिर आपका आंसर कौन सा जाएगा भी 255 हर्ट्ज जाएगा। कैसे कि अगर इसको आपने घिस करके इसकी आवृत्ति को 250 से 260 हर्ट्ज कर दिया, तो पहले तो इसकी आवृत्ति इससे 5 कम थी और अब इसकी आवृत्ति इससे 5 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपका आंसर क्या चला जाएगा भी 255 हर्ट्ज। तो सही आंसर अपना कौन सा जाएगा 255 हर्ट्ज। इसी को अपन क्या कर देंगे ठीक।
यही आपका सही आंसर है भाई, ठीक है ना। तो तीनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इनको करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में विस्पंद का अपन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अपन टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ध्वनि की तीव्रता। तो क्या कह रहे हैं ध्यान से, क्वेश्चन है कि n1 बराबर 400 हर्ट्ज है, n2 बराबर 401 हर्ट्ज है, n3 बराबर 402 हर्ट्ज है। ये आपके पास है 3 आवृत्तियां हैं, तो आपको यहाँ पे विस्पंद आवृत्ति ज्ञात करनी है भाई। अब ध्यान से देखना, तो 2 आवृत्तियां, तो इन दोनों का अंतर करके अपन विस्पंद आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। बट यदि आपके पास है 3 आवृत्तियां हैं, तो फिर विस्पंद आवृत्ति अपन कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में विस्पंद आवृत्ति अपन ज्ञात करते हैं फंडामेंटल तरीके से, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 आवृत्तियों को ट्रीट करते हैं। अपन एक काम करते हैं, 400 और 401 की बात करते हैं अभी सबसे पहले, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि 400 एंड 401, 400 एंड 401, इन दोनों के लिए बात करते हैं अभी। तो इन दोनों के लिए ध्यान से देखना, देखो इन दोनों के लिए आपके पास में जो डेल्टा एन है, वो डेल्टा एन क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो 401 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब मैंने आपको विस्पंद पढ़ाया था, तो इस स्थिति में मैंने आपको बताया था कि टी बराबर 0 पर टी बराबर 1 बाई डेल्टा एन, 2 बाई डेल्टा एन, 3 बाई डेल्टा एन, इन पर आपको क्या प्राप्त होता है अभी, मैक्सिमा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैक्सिमा। तो इसके लिए ध्यान से आपको जो मैक्सिमा है वो कब कब प्राप्त होता है, टी बराबर 0 पर मैक्सिमा आपको प्राप्त होता है कब कब, ध्यान से टी बराबर 0 पर और 1 बाई डेल्टा एन, तो 1 बाई डेल्टा एन कितना देगा आपके पास, 1, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में कितना देगा, 2 बाई डेल्टा एन, तो ये तो आपके पास 1 ही हो गया भाई। अपने को 1 सेकंड तक ही बात करनी है भाई। आप तो 1 बाई डेल्टा एन, 2 बाई डेल्टा एन, 3 बाई डेल्टा एन ऐसे चलते जाओगे, तो आपको कब तक बात करनी है, आपको बात करनी है 1 सेकंड तक, यानी पहले सेकंड की जो घटना है उसी को आपको यहाँ पे नोटिस करना है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं ध्यान से, जो आपके पास है 401 और 402 है, 401 एंड 402 की अपन बात करते हैं। तो इन दोनों के लिए आपके पास है जो डेल्टा एन है वो कितना देगा आपके पास है, फिर से 1 हो देगा। 401 और 402 का अंतर भी कितना देगा, 1 हो देगा। तो इसके लिए जो मैक्सिमा है वो भी आपको कब कब प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से मैक्सिमा प्राप्त हो जाएगा टी बराबर 0 पे 1 बाई डेल्टा एन यानी 1 पे, 2 बाई डेल्टा एन वो तो 2 हो गया, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद में 400 और 402 एक ये भी जोड़ा बन सकता है अभी। तो ये अपन देखते हैं 400 और 402 हर्ट्ज के लिए, तो 400 एंड 402 के लिए बात करते हैं भैया अपन, ठीक है ना। तो क्या बनता है ध्यान से, 400 और 402 के लिए जो डेल्टा एन है वो कितना देगा आपके पास में, तो 2 हो जाएगा। कितना देगा, 2। तो अपन लिख सकते हैं कि टी बराबर 0 पे 1 बाई डेल्टा एन यानी 1 बाई 2 पर, 2 बाई डेल्टा एन यानी ये आपके पास 1 आ गया, 1 पर। समझ गए। तो 400 और 401 हर्ट्ज का जो जोड़ा है वो टी बराबर 0 पर और टी बराबर 1 पर दोनों पर मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करता है। 401 और 402 का जो जोड़ा है वो टी बराबर 0 पर और टी बराबर 1 पर मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करता है। 400 और 402 का जो जोड़ा है वो 0 पर, 1 बाई 2 पे और 1 पे, इन 3 समय पर मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो इन दोनों का जोड़ा भी 0 पे, इन दोनों का जोड़ा वो भी 0 पे और इन दोनों का जो जोड़ा वो भी 0 पे। तो 0 सेकंड पर तो आपको मैक्सिमा प्राप्त होता ही है भाई, ये तो तीनों का कॉमन मैक्सिमा हो गया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ध्यान से, यहाँ पे 1/2 पर भी एक मैक्सिमा आपको प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है, 1/2 पे भी प्राप्त होता है। तो 1/2 पे केवल इसी का मैक्सिमा प्राप्त होता है, 400 और 402 का। और फिर उसके बाद ये भी ध्यान से 1 पे, ये भी 1 पे प्रोड्यूस करता है और ये भी 1 पे प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो तीनों जोड़े हैं वो टी बराबर 1 सेकंड पर भी मैक्सिमा प्रोड्यूस करते हैं। बट या तो आपको टी बराबर 0 वाला काउंट करना है या आपको टी बराबर 1 वाला काउंट करना है, क्योंकि टी बराबर 0 वाला तो स्टार्टिंग का हो जाएगा और टी बराबर 1 वाला एंड का हो जाएगा। तो या तो स्टार्टिंग ले लो या एंड ले लो, दोनों में से एक ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे भी, ये अपन काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया।
तो एक तो आपको t बराबर 0 पर मैक्सिमा प्राप्त होता है, एक आपको t बराबर 1/2 पर मैक्सिमा प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जो विस्पंद आवृत्ति है वो कितने हो जाएगी आपके पास है 2। तो आंसर आपके पास है 2 हो जाएगा भाई। मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, शायद उसके अंदर आंसर 1 दे रखा है, तो उसको आप सुधार देना भाई, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ध्वनि की तीव्रता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तीव्रता होती क्या है भाई। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तीव्रता बराबर क्या होती है आपके पास ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय, यानी आई बराबर कितना होता है आपके पास ई अपॉन एरिया को अपन लिख देंगे एस इंटू टाइम, कितना हो जाएगा आपके पास टी हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ई अपॉन एस इंटू टी। अब एस क्या होता है आपके पास में एरिया होता है भाई, ठीक है ना। अब एरिया को ए से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए से तो आयाम को लिखते हैं अपन, तो फालतू में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने एस से लिख दिया। ओके बच्चों, अब सुनना देवदान से, मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी तार है और इस तार के अंदर इस प्रकार से तरंग जा रही है, ठीक है। ये तार मान लो, या मान के इसलिए ये कोई भी माध्यम है, अपन इस माध्यम की बात कर रहे हैं। इसको अपन हेडिंग डाल देते हैं तरंग की तीव्रता। ये देखिए आपके पास में तरंग की तीव्रता। तो देखना बच्चों, कोई भी जो तरंग होती है वो ऑब्वियसली एनर्जी लेकर के जाती है। तो तरंग द्वारा एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी ऊर्जा गुजर रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। अब यहां पर आपके पास जो ई बटा टी है, ई बटा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर। तो पावर अपॉन क्या देगा आपके पास, एरिया हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड क्या देगा आपके पास है, वॉट। और एरिया क्या देगा आपके पास है, मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब एनर्जी की अपन बात करते हैं, अपन इसका इतना सा भाग देखते हैं, इतना सा भाग। तो इतने से भाग का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान अपन ज्ञात करते हैं। मान के चलेगा इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, म्यू है, ठीक है ना। तो ये वाली जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी आपके पास है, dx। तो dm बराबर कितना देगा आपके पास है, म्यू इंटू क्या देगा आपके पास है, dx। तो यहां पर आपके पास है जो म्यू है, इस म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू को अपन जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, एरिया इंटू घनत्व होता है, पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो म्यू बराबर क्या देगा, एरिया, एरिया को किससे लिख रहे हैं, एस से। घनत्व क्या देगा आपके पास, रो इंटू क्या देगा आपके पास, dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये dm हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी जो तरंग है वो तरंग अगर चलती है तो इस स्थिति में इस तरंग के अंदर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। और एसएचएम अगर पार्टिकल्स करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और कुल ऊर्जा अगर अपन ज्ञात करते हैं तो वो कितनी होती है, 1/2 के स्क्वायर होती है। भाई गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं तो 1/2 के स्क्वायर आ जाता है। तो कुल ऊर्जा की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2 के, आयाम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अपन लिख देंगे 1/2। इसके बाद के को अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। तो डीएम इंटू क्या देगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास है, ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास है डीई बराबर 1/2। बात करते हैं डीएम की, तो डीएम कितना हो जाएगा, एस रो डीएक्स, एस रो डीएक्स इंटू क्या देगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, या आपके पास ए स्क्वायर हो गया। ये तो आपके पास एनर्जी आ गई। अब अगर आपको निकालनी इंटेंसिटी आई, तो आई बराबर कितना होता है आपके पास, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू क्या होता है, टाइम। तो एनर्जी को यहां से लिख देंगे अपन, कितना देगा आपके पास, एस रो डीएक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एस टी टी। तो
तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, अभी एस से अपन क्या करते हैं, एस को कैंसिल आउट कर देते हैं और dx बाई dt इसको अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तरंग का वेग हो गया ये। तो I बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ, रो v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी भी। बट अपन जानते हैं कि ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई n होता है। क्या होता है, 2 पाई n। तो यहां से आपके पास I बराबर 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 4, सॉरी यहाँ पे 2 भी तो है ना, तो ये 2 भी आ जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे I बराबर बटे 2, है ना, ये 2 कंसिडर करना है अपने को। तो I बराबर कितना देगा आपके पास है, ओमेगा को अपन क्या लिख देंगे, 2 पाई n, तो क्या देगा आपके पास, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास, रो v बटे क्या देगा आपके पास, 2, 4 बटे 2 कितना देगा, 2। तो I बराबर कितना देगा आपके पास, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या देगा, रो v। अब अपन बात करते हैं कि इंटेंसिटी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है। अभी ये आपके पास इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर समझ में नहीं है, देखो या तो इसको आप दोबारा से देख लेना इस वीडियो के इस पार्ट को, और अदरवाइज आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, I बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो वी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने रो और वी इन दोनों को आपने कांस्टेंट कर दिया है। कैसे, एक दिए गए माध्यम के लिए अगर मीडियम आपको गिवन है तो मीडियम की डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, और आपको पता है कि तरंग की जो चाल होती है ये भी माध्यम की प्रॉपर्टी होती है, माध्यम का गुण होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी भी क्या देगा, माध्यम का गुण, इस कारण से इसको भी अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा अभी। ओके, करें इसको नोट। तो देखिए बच्चों, तरंग की तीव्रता अपन ने डिस्कस की है, क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, देखो I बराबर कितना होता है आपके पास, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या होता है आपके पास, रो वी होता है। और इंटेंसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो अब अपन देख सकते हैं ध्यान से, यदि माध्यम क्या है भी आपका नियत, तो इस स्थिति में रो और वी दोनों कांस्टेंट हो गए, और यदि आपका n बराबर भी क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट, तो इस स्थिति में आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा, ए स्क्वायर। तो अगर अपन समान आवर्ती की तरंगों की बात करते हैं, अगर आवर्ती कांस्टेंट रहती है तो इस स्थिति में तीव्रता आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है भी, ठीक है ना। और कोई भी तरंग है वो यदि किसी भी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसकी आवर्ती में कोई बदलाव नहीं होता है भी। तो एक दी गई तरंग के लिए आवर्ती भी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए बिंदु स्रोत के लिए जो आपके पास पॉइंट सोर्स होता है, तो बिंदु स्रोत के लिए याद रखना आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है, आर स्क्वायर, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर। तो आपके पास A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया अभी। इसके बाद नेक्स्ट देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं रेखीय स्रोत के लिए। रेखीय स्रोत के लिए, तो रेखीय स्रोत के लिए ध्यान से देखना, देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास, 1/r होता है, और अपन जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R हो जाएगा अभी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूरस्थ स्रोत के लिए। अगर आपका सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो दूरस्थ स्रोत के लिए, तो देखो ध्यान से, दूरस्थ स्रोत के लिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर क्या होता है आपके पास है, 0। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी R की पावर 0 देगा। यानी अगर आपका सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो इस स्थिति में न तो तीव्रता और न ही आयाम दूरी के सापेक्ष दोनों ही परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो ये कह रहा है
कि अगर आप किसी बिंदु स्रोत से दूरी दुगुनी कर देते हैं तो इस स्थिति में तीव्रता तो 1/4 हो जाएगी और आयाम आधा हो जाएगा। अगर आप किसी रेखीय स्रोत से दूरी को दुगुना कर देते हैं तो तीव्रता तो आधी हो जाएगी और आयाम में 1/√2 गुना हो जाएगा। बट यदि किसी दूरस्थ स्रोत के लिए आपका चाहे बिंदु स्रोत है चाहे रेखीय स्रोत है, उससे अगर डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया तो इस स्थिति में न तो तीव्रता और न ही आयाम दोनों ही बदलते नहीं है, यानी दोनों की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखें भाई, ठीक है ना। इसके बाद में एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं दुनिया से, कि अपन क्या करते हैं, देखो कि एक तीव्रता अपने को सुनाई देने के लिए न्यूनतम कितनी तीव्रता चाहिए, अपने कान में कितनी इंटेंसिटी है वो एंटर करें ताकि अपन उसको डिटेक्ट कर सकें, संसूचित कर सकें, उसको अपन सुन सकें। तो इस आवृत्ति को बोला जाता है, इस तीव्रता को बोला जाता है देहली तीव्रता। क्या बोला जाता है? देहली तीव्रता, यानी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। और इसकी वैल्यू होती है एक स्वस्थ मनुष्य के कान के लिए 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सुनने की देहली तीव्रता I0 लिखते हैं इसको अपन बोलते हैं 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं भी, ठीक है ना। ये बात होगी भी, यानी अगर इंटेंसिटी है तो I0 से कम होगी ना, तो इस स्थिति में क्या अपने को सुनाई देगी, क्या नहीं। और इंटेंसिटी बराबर या बड़ी होगी किससे, I0 से, तो इस स्थिति में क्या आपको सुनाई देगी, क्या, यस। अब मैंने यहां पे लिख दिया स्वस्थ मनुष्य के कान के लिए, यानी जो मनुष्य है उसका वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब उसका कान सही होना चाहिए। अब मान के चलिए किसी को ऊंचा सुनता है, उसको सुनाई नहीं देता, उसके कान में प्रॉब्लम है, तो इस स्थिति में ये 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा इंटेंसिटी को सुन नहीं पाएगा भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना। और फिर उसके बाद आज का अपन ये जो लेक्चर है बच्चों, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। अब लास्ट के जो लेक्चर्स है थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, ठीक है ना। इसकी सिर्फ वजह यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर टॉपिक्स को शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो इस स्टडी में जल्दी जल्दी भी मैं आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ, बट ऐसा मेरे को करना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई 1 घंटे की बजाय लेक्चर चाहिए 1.25 घंटे का हो जाए, 1 घंटे 20 मिनट का हो जाए, 15-20 मिनट से कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है ना। बट आपको चीज़ें मैं सारी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, एक भी चीज़ है वो आपकी यहाँ पे छूटने वाली नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन है उनकी अप्रोच यहाँ पर आपकी डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप नोट करें और फिर उसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। करिएगा भी, इनको नोट करें।